नमस्ते। हम हमारे नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मधु मेनन से। मधु मेनन एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट एजुकेटर हैं। उन्हें एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था अहमदाबाद नेचर लवर्स एसोसिएशन, वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स पुराना है, जिससे उनने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को उनने एडुकेट किया है, अवेयर क्रिएट करा है अबाउट एनवायरनमेंट और नेचर्स के बारे में। उसके अलावा मधु एक फिल्म मेकर भी हैं। उन्हें बहुत सारे फिल्म्स बनाई हैं, मोस्टली डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो। नमस्ते। थैंक यू कि आप हमारे शो में आए। हम शुरू से पहले जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि हमारी देश की परिस्थिति किस तरह की है जहाँ तक कि एनवायरनमेंट का सवाल है। देखिए, अपना कल्चरली कहा जाता है तो हम जो प्रकृति का जो तत्व हैं उसको हम पूछते हैं, उसको मान देते हैं कहने के लिए। जैसे हम नदी को पूछते हैं लेकिन उसी नदी में हम कचरा डालते हैं। हम कहते हैं कि पानी के बिना कुछ नहीं चलेगा, लेकिन वो पानी को हम ठीक ठाक से संभालते नहीं हैं। अभी देखिए बेंगलुरु की हालत, आईटी सेंटर हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। तो ये इसलिए हुआ कि हमारा जो प्लानिंग में कहीं ना कहीं तो लोचा हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। और गंगा से तो इंडिया को जानते हैं लोग, भारत को जानते हैं, लेकिन उसी की भी हालत देखो। तो एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा एम्फसाइज अभी डेवलपमेंट में है। तो उस वजह से एनवायरनमेंट में काफ़ी इश्यूज हैं। और क्लाइमेट चेंज का असर तो पूरा देश में दिखाई दे रहे हैं, हिमालय से लेकर नीचे बिल्कुल साउथ इंडिया तक। आप थोड़ा बताना चाहेंगे वो लद्दाख में जो हुआ था और हिमालय में किस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं, और जो हमारी इकोलॉजी बहुत डेलिकेट है वहाँ पे। मैं खुद तो हिमालय में सालों से जाता हूँ, ऐसा कहा जाए तो 30 साल से मैं लगातार लद्दाख और हिमालय विजिट करते रहता हूँ। तो मुझे खुद का एक्सपीरियंस है वहाँ पे क्या हो रहा है। जो 30 साल का जो स्थिति था वो अलग है। अभी इतना सब वहाँ पे भीड़ भाड़ हो चुके हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे जो चल रहा है वो बिल्कुल प्लान किया बिना है। जैसे लद्दाख में देखिए, वहाँ पे वो अलग ही एक सेंसिटिव जोन है। तो हम जो प्लेन में जो करना चाहते हैं, जो वो उसी तरह का विकास शायद वहाँ पे हो नहीं सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। और जैसे अभी वहाँ के ही लोग कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, इस तरह का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो सही है। वहाँ का लोग ज़्यादा जानते हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें सुनना चाहिए उनकी बात। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है पूरे देश में, उसका प्रैक्टिस हो नहीं रहा है, या उसका हमारे जो पॉलिटिकल लेवल पे जो डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो क्या, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? अभी हम जानते हैं कि हमारे देश की सारी सिटीज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड हैं वर्ल्ड में। जो लेवल है हमारी, बहुत सारी सिटीज़ बहुत पॉल्यूशन फैलाती है, मतलब है ही इतनी पॉल्यूटेड है। देखो, मैं अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद की हालत भी ख़राब है। अपने कैपिटल जो सिटी है न्यू दिल्ली, वहाँ पे भी यही हालत है। अभी देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है, और उसी के अंडर में आठ अलग अलग मिशंस, नेशनल मिशंस बनाया है। जैसे कि नेशनल मिशन फॉर हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर। उसी तरह 8 अलग अलग मिशंस बनाया है। ये काम चल रहा है, लेकिन शायद, जैसे मैं रिपीटली यही कह रहा हूँ कि जिसको जो उसको देना चाहिए इतना इम्पोर्टेंस शायद नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग है। मेन इश्यू यही है कि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, और अपने जो जैसे जैसे अपने प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहे हैं, साथ साथ अपने मतलब कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो इसी को कहीं पे बैलेंस नहीं कर पाते हम, वो बड़ा इश्यू है। क्योंकि हमारा ज़रूरियत क्या है और हम कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड है। देखिए, जैसे सबके लिए है नेचर में, ऐसा गांधी जी ने बताया, लेकिन किसी का ग्रीड के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें ये संभालना पड़ेगा, हमें हमारा ज़रूरियत क्या है। सस्टेनेबल मैं
हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ साथ प्रोग्रेस भी ज़रूरी है। सिर्फ सस्टेन होने से नहीं होगा, अपने आगे भी बढ़ना है। तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, और प्लानिंग में पर्यावरण को जो देना चाहिए इम्पोर्टेंस, शायद पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा एम्फेसाइज और कहीं पे जा रहा है। तो पर्यावरण को जो देना चाहिए इम्पोर्टेंस, वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी इलेक्शन का समय है, हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में कोई भी जिक्र है ही नहीं। हमारे जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम जो हमारे देश का है, कोई भी इस बात को उठा नहीं रहा है। जैसे कि आपने बताया कि बेंगलोर में कितना पानी का प्रॉब्लम है और दूसरी कई जगहों में पानी का प्रॉब्लम है। हमारी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। आई मीन गंगा को सालों से वो लोग क्लीन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बात क्यों हमारे इसमें मतलब हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्यों नहीं आ रही है? कोई मैनिफेस्टो में इसका कोई जिक्र नहीं है? नहीं है। यही मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो, ऐसा देखने जाए तो सबसे बड़ा इश्यू यही होना चाहिए कि अपना वातावरण, अपना प्रकृति, उसी पे ध्यान देना चाहिए। उसी की वजह से सब कुछ। अभी देखा जाए कि जो भी वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, वो भी हम इसी संपत्ति को यूज़ करके कर रहे हैं। अगर देखिए, पानी, हवा, मिट्टी, ये तीन ना हो तो कोई भी विकास नहीं हो सकता है। सब कुछ संपत्ति हम इसी से ले रहे हैं। तो उसी को जो ध्यान देना चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं, अपने एम्फेसाइज और कहीं पे जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एनवायरनमेंट सिखाता हूँ इसलिए नहीं, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे, जो प्रकृति का जो मूल, जो बेसिक एलिमेंट्स है, उसी वजह से हमारा पूरा संपत्ति है। सो व्हाट वी आर developing, what we are creating, the entire wealth is basically from the natural resources. So natural resource को ठीक ठाक से संभाल के रखना, उसको जो ध्यान देना चाहिए वो देना, वो शायद अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कहीं पे भी इम्पोर्टेंट नहीं, मुद्दा ही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ इश्यू फॉर एनी ऑफ द पार्टीज। ये सही बात है। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे चल के क्या हो हमारे देश में? क्या मतलब डिस्कोर्स रहना चाहिए या स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए? आप तो स्कूल्स में ऑलरेडी इस बारे में बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कई हजारों, पता नहीं करोड़ों हो गए कि लाखों में तो हैं ही, लाखों में तो हैं ही बच्चे जिन लोगों का आपने एटलीस्ट साल में तो 15,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैं डायरेक्ट बातचीत करता हूँ। मेरा आशा ये है कि देखो, मैं खुद को एक ऑप्टिमिस्ट मानता हूँ, आशावादी मानता हूँ, इसलिए मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है अपने अभी का जो जनरेशन कॉन्शियस है, एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, अवेयर है। ओनली थिंग उसी को पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट के साथ एक्शन में कैसे लाना है। जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत सारे स्कीम हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बहुत सारे हैं। अभी देखिए, जस्ट 30 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो क्लाइमेट चेंज खाली एक कहने के लिए था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन तब हम तो हंस रहे थे, वो 30 साल के बाद है ना। लेकिन दैट इज़ हैपनिंग जस्ट नाउ, ये हो रहा है अभी। तो शायद इस जनरेशन ज़्यादा कॉन्शियस है, उनका लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की ज़रूरत है, उन लोग कर रहे हैं। और साथ साथ जो पुराना स्टाइल में जो अपने जो तत्वों को मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे, वो रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। जैसे हम एक गिलास पानी पीते हैं तो उस टाइम में अपना सेंसिटिविटी होना चाहिए, ये पानी यहाँ तक लाने में कितने लोगों ने योगदान किया होगा। जैसे नर्मदा इतना बड़ा डैम बने हैं, तब तो हमारे सिटी तक पानी आता है। तो वो पानी पीते टाइम पे ये सोचना ज़रूरी है कि उसके पीछे बहुत सारे बलिदान हैं। सही में अपने बहुत सारे फॉरेस्ट डूब गए हैं, बहुत सारे आदिवासियों को घर छोड़ के जाना पड़ा है। तो वो एक सेंसिटिविटी के साथ आप पानी पियोगे तो उसको वेस्ट करने का मन नहीं होगा। तो ये सेंसिटिविटी लाने के लिए कोशिश करता हूँ, मेरा कोशिश वही है। आपकी कोशिश वो है, पर हमारे देश में पॉलिटिकल लेवल पे ये डिस्कोर्स नहीं चल रहा है, जो कि हम जहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज का सवाल है, ग्लोबल लेवल पे हमने एक पहल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, पर जो हमारे फॉरेस्ट कवर भी हम काफ़ी हद तक उसको बिगाड़ रहे हैं। और इंडस्ट्रीज़ खासकर जो ट्राइबल एरियाज़ में
जाके इसमें प्रदूषण फैला रहे, बल्कि काट रहे हैं। फॉरेस्ट कवर कम होता चला जा रहा है, पर्यावरण एंड एनिमल्स सब चीज़ में इफेक्ट हो रहा है, हैबिटेट। तो आपको क्या लगता है आगे चल के क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए थी जिससे हम ये बचा पाएंगे, एटलीस्ट जो नई गवर्नमेंट आने वाली है? आपका सुझाव। देखो, डेमोक्रेसी में यही हमेशा होता है कि डिमांड होना चाहिए, जिस चीज़ का डिमांड है वही इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में, इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में एक डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये अपने मतलब जो भी रूलिंग है, जो भी पार्टी है, वो पार्टी तभी समझेगा कि ये जनता डिमांड कर रहे हैं, तभी इसमें एक्शन होगा। तो डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए उसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा ही। पर ऑलरेडी पीपल लोग उसमें मतलब मुश्किलों में हैं, जैसे कि हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन के वजह से लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो वो हर साल होता है। इसलिए ऑलरेडी जैसे बैंगलोर में पानी की समस्या है, कई दूसरी जगहों में है। तो इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी इशू है ही। इशू है, ज़रूर है। जैसे दिल्ली का हालत तो विंटर का सीज़न में बहुत ख़राब हो जाते हैं, और वहाँ पे एक्शन भी हो रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे शायद इसको एक मास मूवमेंट के लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी एक्चुअली एक्शन होगा। तो उसी के लिए एक और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में इसका इम्पोर्टेंस। क्योंकि आजकल तो पीसमिल जैसा है कि आज क्या ज़रूरत है उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं, कि एक आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। देखिए, कहने के लिए बोलते हैं कि ये पृथ्वी एक ही है, देयर इज ओनली वन अर्थ, उसी में जीव हैं। शायद साइंस फिक्शन कुछ भी कहता हो कि बनाते हो कि एलियन से, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि दिस इज़ दी ओनली अर्थ, दिस इज़ दी ओनली ग्रह जिसमें जीव टक रहे हैं। तो उसी को हमको संभालना पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को हमको वापस उनको हैंड ओवर करना है इसको। तो उस टाइम में हमें ये सोचना है कि इससे थोड़ा बेहतर करके जाए। तो मेरा जनरेशन का भी ड्यूटी यही रहेगा कि इससे थोड़ा बेहतर करके छोड़ सकते हैं। लेकिन उसी तरह का मूवमेंट है, छोटे छोटे मूवमेंट काफ़ी जगह पे जो होता है, जैसे लद्दाख में जो अभी चल रहा है उसी दिशा में है, और बहुत टाइम पहले जो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था वो भी उसी दिशा में था। तो उसी का सबका असर है। लेकिन साथ साथ हमारा डेवलपमेंट, तो शायद डेवलपमेंट का व्याख्या जो है, उसका जो डेफिनेशन है, वो सबको समझाना पड़ेगा। शायद डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है। डेवलपमेंट वो भी है कि पर्यावरण को संभालना भी डेवलपमेंट है। उसको आप डेवलप नहीं कर सकते, जो है उसको संभाल ही सकते हैं। तो उसी के लिए अपने काम करना पड़ेगा। अब आप ने बोला आप आशावादी हैं, तो आपको क्या लगता है आगे चल के हम अपना पर्यावरण बचा पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे? इम्प्रूव करने की कोई स्थिति है कि इम्प्रूव भी कर सकते हैं? जैसे वातावरण को इम्प्रूव कर सकते हैं आप, एयर क्वालिटी ठीक कर सकते हैं, सॉइल क्वालिटी आप ठीक कर सकते हैं, पीने का पानी का जो पहुंच और उसका क्वालिटी हम संभाल सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है। तो इसलिए मैं आशावादी हूँ कि मैं ऐसा, खास करके यंग जनरेशन को, बच्चों को मैं कभी ये नहीं बोलूँगा ये सब खत्म होने वाला है या इतना बड़ा, मतलब नहीं है। तकलीफ़ है, सबसे पहले ये समझाने का कोशिश करूँ, तकलीफ़ है, इसको स्वीकार लो। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपने पर्यावरण के जो स्थिति है वो सही नहीं है अभी, इट इज़ इन बैड शेप। वो एक बार एक्सेप्ट करने से उसको किस तरह सुधारना है वो हम सोच सकते हैं। तो इसलिए आशावादी हूँ मैं। आई सी दैट होप इन द आइज ऑफ द चिल्ड्रन, when they listen to me, when they are understanding the difficulties and the issues, they are really ready to take action. They say कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो परिस्थिति और एनवायरनमेंट के हित में करेंगे, उसको नुकसान नहीं करेंगे। तो वो मेरा होप है। yes, there's a hope. There will be improvement. We'll get drinking water to each and every village. अपना राइट भी है, इट इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है टू हैव क्लीन वाटर एंड एयर फॉर एवरी सिटीजन। तो ये होना, वो तब होगा, तब मैं मानूंगा कि ऐसा ही डेवलपमेंट है। उत्तराखंड में जो अभी काफ़ी आपत्ति आई, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? खासकर जो वहाँ का पृथ्वी जो सिंक हो रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हिमालय ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है पूरा वर्ल्ड में। अभी देखिए वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है कि अभी भी हिल रहा है काफ़ी जगह पे। वो समझकर वहाँ पे कुछ भी करने से पहले बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जैसे अभी हम नीचे से रोड बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, उसका असर तुरंत कहीं ना कहीं तो आएगा ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टेबल नहीं हुआ है हिमालय। तो उसको ध्यान रखे हुए अपने को अलग हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट का प्लानिंग करना चाहिए था। अभी देखिए पिछले साल ही क्या हुआ था, नॉट ओनली उत्तराखंड, पूरा हिमाचल में भी ये इशू हुआ था। इतने बड़े बड़े रोड बना रहे हैं तो आप नीचे से खोद रहे हो तो ऊपर से तो गिरेगा ही। ये बैलेंस करने की बात है। तो नेचर उसका हिसाब से कोशिश कर रहा है कि बैलेंस करने का। अगर आप यहाँ पे खोद रहे हैं तो और कहीं पे तो गिराएगा। तो अगर ये नहीं समझोगे तो मुसीबत है। तो मेरे हिसाब से बहुत ध्यान से हिमालय में कुछ भी करने से पहले बहुत ठीक ठाक से स्टडी होना चाहिए, उसके बाद अपने को खोदने का शुरू करना चाहिए। पर वहाँ पे क्योंकि 4 धाम यात्रा है, लोग पर्यटक बहुत जाते हैं, इवन पिलग्रिम्स लोग करते हैं, लोग जो विश्वासी हैं वो बहुत जाते हैं। तो किस तरह का बैलेंस मेंटेन पिलग्रिम होना तो चाहिए? आजकल शुरू नहीं हुआ, पिलग्रिम तो कितने सालों से जा रहे हैं। जैसे कि बुजुर्ग लोग कहते हैं चलो अभी बस अभी काशी जाना है, नहीं तो हिमालय जाना है, मतलब यहाँ का काम सब हो गया अभी चलते हैं, वापस नहीं भी आए तो चले। उसी तरह का एक अलग श्रद्धा है वो। अभी 4 धाम विजिट करना काफ़ी लोगों के लिए लाइफ टाइम ड्रीम है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अभी वहाँ पे आप हेलीकॉप्टर में पहुँचे वो दर्शन करके वापस आए, उस तरह का सुविधा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको पिलग्रिम करना हो, आपको यात्रा करना हो, तो वो अलग एक हिसाब से करना चाहिए, कि वो अलग एक श्रद्धा से करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्टीज ज़रूर होना चाहिए, इसलिए तो मंदिर और ये सब ऊपर इसलिए रखा कि आप चढ़कर थक के वहाँ पे पहुँचे तब भगवान को याद करें। तो इतना आसान से आपको दर्शन मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानता हूँ मैं। आप ये जो ट्राइबल लैंड्स हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वगैरह, वहाँ पे फॉरेस्ट काटे चले जा रहे हैं फॉर डेवलपमेंट, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, फॉरेस्ट ना हो तो ये पूरा सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे जो प्रकृति ने बैलेंस रखा है, पानी का, हवा का, ये सब का उसमें जंगल का बहुत बड़ा रोल है। और जंगल और ज़मीन वो आदिवासियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर उन लोग को इसका वैल्यू पता है, हम ऐसा शहरों में लेकर हम सोचते हैं कि चलो आदिवासी लोग जंगल का नाश कर रहे हैं, नहीं। उनको बिल्कुल, आदिवासी लोग को जंगल के बारे में सबसे ज़्यादा शायद उन लोग जानते हैं, उसका वैल्यू उन लोग जानते हैं। अगर जंगल ना हो तो पानी भी नहीं होता। जो पानी को पूरा संभाल के रखने वाला सिस्टम है जंगल, तो उसको समझना ज़रूरी है। धन्यवाद, आपने हमसे बात करी। थैंक यू। और मुझे भी आप अच्छा लगा। डेफिनेटली बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या मानते हैं, खासकर पॉल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी बातें की हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनने काफ़ी वादे भी भारत की तरफ से किए हैं। पर हाल ही की एक रिपोर्ट में 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में 83 सिटीज़ तो भारत की ही थी। सबसे पॉल्यूटेड दुनिया में जो सिटी है वो है दिल्ली, एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन के मामले में। और भारत तीसरे स्तर पे है। बांग्लादेश सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया। इसके अलावा हमारी रिवर्स भी बहुत ही पॉल्यूटेड है, गंगा, यमुना, इवन सूरत की टापी, बहुत सारी नदियाँ हमारी बहुत पॉल्यूटेड हैं। हमारे शहर भी बहुत पॉल्यूटेड और गंदे हैं। ज़रूरत है ऐसे टाइम पे कि हम वॉक द टॉक करें। और हमारा पॉलिटिकल डिस्कॉर्स इसमें जो लैकिंग है उसके बारे में डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आई वॉक द टॉक। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ पर्यावरण के बारे में या प्रकृति के बारे में। देखिए, मेरा छोटा सा गार्डन है, ये 100% ऑर्गेनिक है, किचन गार्डन भी है। मैंने 17 साल में कभी यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। हमारा घर जो है ज़ीरो वेस्ट होम है। एएमसी ने रिकग्नाइज किया है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको रिकग्नाइज किया है ज़ीरो वेस्ट। मतलब यहाँ से कोई भी सॉलिड वेस्ट बाहर नहीं जाते हैं। जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसी को मैं कंपोस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, वही कंपोस्ट इस गार्डन में यूज़ करता हूँ। तो ऐसे खाली बोलने के लिए नहीं, मैं खुद प्रैक्टिस करने का भी कोशिश कर रहा हूँ।